नमस्कार दोस्तों, वाईटी स्टडी जोन के हमारे इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्राउन सामान्य ज्ञान के इस बुक का चैप्टर नंबर 6.3, जिसका नाम है भारत की नदियाँ। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत की नदियाँ कौन कौन सी हैं, आखिरकार नदियाँ हमारे देश के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट हैं। ये चैप्टर आपको मिलेगा इस बुक के पेज नंबर 188 पर। तो ये पेज नंबर 188 ओपन करिए और जल्दी से करिए हाईलाइट हमारे साथ में इस बुक को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। भारत की नदियाँ। तो चलिए हम जानते हैं सबसे पहले कि नदी होती क्या है, उसके बाद शुरू करेंगे ये वाला चैप्टर। दोस्तों, नदी की डेफिनेशंस आपको बस कर इतने ध्यान रखनी है कि नदी भूमि के तल पर, याद रखिएगा, भूमि के तल पर प्रवाहित एक जल धारा होती है। इसके विभिन्न स्रोत हो सकते हैं, जैसे कोई हिमनद हो सकती है, बारिश का पानी हो सकता है, कोई झील का स्रोत हो सकता है, या फिर कोई एक झरना हो सकता है। इन सभी के द्वारा किसी भी नदी का जन्म हो सकता है। ये मोस्ट टाइम पे है। और जो नदी शब्द हमने लिया है वो कहाँ से लिया है? नदी शब्द का दोस्तों जो ओरिजिन हुआ है वो नद्य से हुआ है, और ये क्या है? एक संस्कृत शब्द है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब दोस्तों बात करते हैं कि भारत की नदियाँ। भारत में नदियों को दो भागों में डिवाइड किया गया है, और दो भागों को डिवाइड किया गया है। पहला भाग है आपका हिमालय अपवाह के नदी तंत्र, और सेकंड आपका है प्रायद्वीपीय अपवाह के नदी तंत्र। अब यहाँ पे आप एक टर्म यूज़ कर रहे हैं, अपवाह। अब अपवाह होता क्या है दोस्तों? एक निर्धारित जलमार्ग के द्वारा जल के प्रवाह को हम अपवाह बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, कोई अगर नदी बह रही है, ठीक है, लगातार एक नदी कोई अगर बह रही है, तो यहाँ पे हम इसको बोलेंगे, इस जल का ये जो प्रवाह हो रहा है इसे हम बोलेंगे अपवाह। लेकिन यही अगर विभिन्न प्रकार की नदियाँ किसी एक स्थान पर बहती हैं, अलग अलग रिवर का प्रवाह हो रहा है किसी एक स्थान पर, तो उसे बोलते हैं अपवाह तंत्र। राइट? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? तंत्र में अधिक नदियाँ, अपवाह में केवल एक सिंगल नदी का प्रवाह। अब बात करते हैं यहाँ पर क्या, पहली आपकी है हिमालय अपवाह के नदी तंत्र। इसमें सबसे पहली जो रिवर आएगी वो आएगी आपकी सिंधु तंत्र। राइट? सिंधु तंत्र। इसमें आपको ध्यान रखना है कि सिंधु जो नदी है वो तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चेमा यंगडोंग। इस ग्लेशियर से निकलती है। ग्लेशियर पिघलेंगे तो पानी बहेगा, पानी का रूप क्या बन जाएगा? पानी आगे जाकर के एक नदी को जन्म दे देगा। अभी हमने बताया दोस्तों कि नदी का जन्म कैसे होता है। नदी का जन्म ग्लेशियर के पिघलने से भी होता है। तो यहाँ पर इसका क्या होता है? ये उत्पत्ति होती है सिंधु नदी की। राइट? कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत इजी टॉपिक है ये। चलिए आगे हम बात करते हैं कि सिंधु कराची से पूर्व अरब सागर में जाकर के गिर जाती है। मोस्ट टाइम पे पॉइंट है कि जो सिंधु नदी का ड्रॉपिंग कहाँ पे होता है, कहाँ पे जाकर के ये गिरती है दोस्तों? तो ये गिरती है अरब सागर में। कहाँ पर? अरब सागर में। और इस नदी की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है? मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है दोस्तों। सिंधु नदी की जो कुल लंबाई होती है ये आप लिख लीजिएगा, 2880 किलोमीटर की कुल लंबाई होती है। और इंडिया में इसका फ्लो कितना है? इंडिया में अगर हम बात करेंगे, इंडिया के अंदर इसकी लंबाई होती है 709 किलोमीटर। कुछ नंबर आगे पीछे हो सकता है, बट ये जो मैं डाटा शेयर कर रहा हूँ वो डाटा शेयर कर रहा हूँ अपनी एनसीईआरटी बुक के आधार पर। जो बच्चे स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको ये डाटा याद रखना है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आपके रियल एग्जाम में आपको मिल सकता है, तो वो कन्फ्यूज़ नहीं होना है। आपको स्मार्ट नंबर चूज़ करना है, स्मार्ट तरीके से अपने क्वेश्चंस का जो ऑप्शन है उसको अपने अटैम्प्ट करना है। राइट? चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर, एक बार हो सके तो मैप को अपने साथ में रख लीजिएगा। ठीक है? मैप में देखिए, नदी तंत्र आपके मैप में दिया होगा, रिवर का फ्लो दिया होगा, वहाँ पे सिंधु नदी को मॉनिटर करो और उसके ऊपर हल्की सी एक पेन या फिर एक पेंसिल को हल्का सा ड्रॉ करो। उसका बहाव देखो कहाँ से इसका ओरिजिन होता है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर दोस्तों, अब इसमें फ़िलहाल कुछ खास हाईलाइट करने के लिए नहीं है, बस आप एक पॉज करके वीडियो को रीड कर सकते हो बस। अब बात करते हैं झेलम तथा रावी पाकिस्तान में जाकर के कौन सी नदी से मिलती है दोस्तों? ये मिलती है आपकी चिनाब नदी से। कौन सी नदी से? तो ये मिलती है आपकी चिनाब नदी से। ये आपको ध्यान रखना है इसका। अब आगे जाकर के हम बात करते हैं यहाँ पर चिनाब। चिनाब नदी दोस्तों ये सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है।
जो हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा कहलाती है। तो ध्यान रखिएगा कि जो चिनाब नदी है इसको हिमाचल प्रदेश में किस नाम से पुकारा जाता है। जैसे आपको दोस्तों याद होगा ना कि ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, तिब्बत में इसका नाम क्या है, सांगपो हो जाएगा। इंडिया में जैसे ये एंटर करेगी अरुणाचल प्रदेश से तो वहाँ बन जाती है दिहांग। असम में इसको ब्रह्मपुत्र बोलते हैं, बांग्लादेश में इसको यमुना बोलते हैं। जैसे ब्रह्मपुत्र के नाम है वैसे ही चिनाब नदी को आंध्र प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट आपका है क्या, रावी नदी। इसका उद्गम कांगड़ा के पास एक रोहतांग दर्रा है, वहां से इसका ओरिजिन होता है। और इसी के निकट एक व्यास कुंड से व्यास नदी भी निकलती है और इनकी घाटी को कुल्लू घाटी कहा जाता है। क्या कहते हैं इनको, इसे बोलते हैं कुल्लू घाटी। बस आपको रावी नदी का ओरिजिन ध्यान रखना है, रावी नदी का ओरिजिन ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट आपका दोस्तों क्या है, व्यास नदी। व्यास जो है ये सतलुज की सहायक नदी होती है। अब सतलुज नदी के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये मानसरोवर झील के पास में राक सताल से निकलती है। बस इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है गंगा तंत्र। तो गंगा की लंबाई भी आप लोग लिख लीजिएगा साइड में। गंगा की नदी की कुल लंबाई होती है 2525 किलोमीटर। इस बुक के एंड में आई थिंक एक चैप्टर दिया गया, एक पॉइंट दिया गया जिसमें सभी रिवर डिस्कस करी गई है, वहाँ पे गंगा नदी भी आपको डिस्कस की गई होगी, बाकी वो बताएगा वक्त। अब दोस्तों यहाँ पर गंगा उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से एक गामुख या गामुख के निकट गंगोत्री हिमानी से निकलती है। इसे हम बोलते हैं भगीरथी। क्या बोलते हैं उसको, भगीरथी। और पहली बार मैदानी इलाके में गंगा का जो प्रवेश होता है उसे बोलते हैं हरिद्वार। क्या बोलते हैं उसको, हरिद्वार। हरिद्वार जो जगह है उस स्थान पे सबसे पहली बार गंगा का फ्लो हुआ है जमीन के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या, गंगा के बारे में थोड़ा सा और आपको ध्यान रखना है कि बांग्लादेश में गंगा को क्या बोलते हैं, पद्मा कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको, पद्मा कहते हैं। और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना कहते हैं। अभी मैं क्लैश नहीं करूंगा, जब बात करेंगे उस पॉइंट पर, जब ब्रह्मपुत्र का नदी तंत्र हम पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। अभी थोड़ा आप केवल इसको ध्यान रखिएगा। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा कहते हैं जहां वो बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आपका यमुना है। तो यमुना की लंबाई कुल कितनी होती है ये भी आप साइड में बुक के लिख लीजिएगा, 1375 किलोमीटर। कितनी, 1375 किलोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करेंगे इसकी सहायक नदी कौन सी होती है, इसकी सहायक नदी आपकी चंबल भी है, केन भी है, सिंधु भी है, बेतवा भी है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है चंबल नदी, राइट। चंबल के बारे में आपको ध्यान रखना है कि चंबल नदी मध्य प्रदेश में महू के समीप एक पहाड़ी है जिसका नाम है जनापाव। क्या नाम है उसका, जनापाव पहाड़ी। यहाँ पर पहाड़ी का नाम आई थिंक नहीं दिया गया है, जो आपको लिख लेना है। और इस नदी की, चंबल नदी की जो कुल लंबाई होती है वो होती है 1050 किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर कॉमन सी बात है, मीटर तो लंबाई नहीं होगी, किलोमीटर में होगी, रिवर है भाई, कोई कपड़ा तो है नहीं कि मीटर में होगी लंबाई इसकी। अब बात करते हैं सोन नदी। दोस्तों ये अमरकंटक से निकल करके पटना के पास गंगा में जा करके मिल जाती है। सोन नदी की जो कुल लंबाई होती है वो होती है आपकी 780 किलोमीटर। कितनी होती है, 780 किलोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट आपका रामगंगा है। और रामगंगा दोस्तों गढ़वाल क्षेत्र में बहती है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसकी जो कुल लंबाई होती है वो होती है आपकी 696 किलोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट आपका गंडक नदी, पढ़ लीजिए केवल दोस्तों। गंडक जो ये नदी है ये नेपाल चीन की सीमा के पास में स्थित है और इसकी जो कुल लंबाई होती है वो होती है 4 to 5 किलोमीटर। ये सब बुक के साइड में लिखते रहिएगा। कहते हैं ना कि 10 किताब को एक बार भी ना पढ़ने से ज़्यादा अच्छा किसी एक किताब को तरीके से 10 बार पढ़ लेना। एक बार वीडियो को वॉच करिए, दोबारा कभी वीडियो को वॉच मत करना। अगर करना भी हो, अगर आपके पास बुक ना हो तो दूसरी बार वीडियो को वॉच कर लीजिएगा, तीसरी बार अपने नोट्स में से करेंगे आप रिविज़न। बुक्स आप मार्केट से ले आओ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कोसी के बारे में। दोस्तों कोसी नदी की कुल लंबाई कितनी होती है ये ध्यान रखिए, इसकी लंबाई होती है 730 किलोमीटर। और कोसी दोस्तों सिक्किम, नेपाल, तिब्बत, हिमालय में बहती है। अब बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में जिसको आपको बेसब्री से इंतजार था। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई कितनी होती है, ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई होती है आपकी 2900 किलोमीटर। कितनी, 2900 किलोमीटर। और इसका उद्गम मानसरोवर झील के निकट
चेमयुंगडुंग हिमनस से होता है। तिब्बत में इसको हम सांगपो कहते हैं। क्या कहते हैं? तिब्बत में इसको सांगपो बोलते हैं। अब इंडिया में जैसे ये एंटर करती है, शायद इंडिया के बारे में दिया होगा इसमें। हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो मांजुली द्वीप है वो कहाँ पे स्थित है? ब्रह्मपुत्र में स्थित है। बांग्लादेश में पद्मा में मिल जाती है और ये बन जाती है यमुना। अब आगे बात करते हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में जो गिरने वाली नदियां जो होती हैं वो हमेशा ईस्ट की साइड में फ्लो करती हैं। ये सभी रिवर जो आप देख रहे हो, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, जो अभी आपके सामने लिखा है कावेरी जस्ट नीचे आपके लिखी है लास्ट वाले पॉइंट पर, ये सभी नदियां क्या होती हैं? ये सभी नदियां आपकी ईस्ट की साइड में फ्लो करेंगी और हमेशा डेल्टा बनाती हैं। मोस्ट टाइम पॉइंट है, डेल्टा बनाती हैं सभी रिवर, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। अब ये जो महानदी है आपकी, इसकी लंबाई कितनी होती है? 815 किलोमीटर होती है, राइट। और जो गोदावरी, हम अगला पॉइंट पढ़ेंगे गोदावरी के बारे में, इसकी लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर। अब 815 में अगर आप 14 माइनस कर दो, सॉरी, अगर आप 815 में 15 माइनस कर दोगे तो कितना आएगा आपका? 800 किलोमीटर। ये लंबाई होती है कावेरी की, ठीक है। 1465 में 64 माइनस करने पर 1401 आ जाएगा, ये लंबाई होती है कृष्णा की। सर आपने कंफ्यूज कर दिया, प्लस माइनस मतलब सीधे बताऊंगा, सीधे लिखना है। कुछ बच्चे जो नहीं होते ना स्टूडेंट, उनको खुद दिक्कत होती है, न्यूमेरिकल फिगर आपको याद होगा नहीं। थोड़ा बहुत कभी कभी प्लस माइनस करके भी अपनी नोट्स यहाँ कर लेनी चाहिए, जैसे कि हम कई बार अपनी क्लास में डिस्कस करते हैं अदर प्लेटफॉर्म पर। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि महानदी ये छत्तीसगढ़ में सिंघावा श्रेणी से निकल करके उड़ीसा में डेल्टा बनाएंगी, बाद में ड्रॉप कर देंगी, अपना आपका अंत कर देंगी बंगाल की खाड़ी में जाकर के। गोदावरी दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी रिवर 1465, इसकी लेंथ इतनी है, 1465 लंबाई है। और इसे दक्षिण की गंगा या फिर ब्रज गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका कृष्णा रिवर है। कृष्णा रिवर का केवल आपको ऑरिजिन ध्यान रखना है कि कृष्णा रिवर का दोस्तों ये महाबलेश्वर के निकट पश्चिमी घाट से निकलती है आपकी कृष्णा रिवर। इसकी सहायक नदियां आप पढ़ सकते हो। और नेक्स्ट पॉइंट आपका कावेरी। दोस्तों कावेरी जो है ये कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी नामक क्या है? पहाड़ी का नाम है ब्रह्मगिरी, यहाँ से इसका ओरिजिन होता है। और कावेरी एवं कृष्णा के बीच में जो नदी बेसिन है उसे बोलते हैं पेन्नार नदी। क्या बोलते हैं? पेन्नार नदी का बेसिन पाया जाता है। एसएससी एग्जाम में दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चंस बने हैं कई बार, इसलिए इसको आप अच्छे से लिख लीजिएगा। अब बात करते हैं अरब सागर के बारे में। दोस्तों अरब सागर में गिरने वाली जो रिवर होती हैं वो सभी के सभी रिवर, ध्यान रखिएगा, ये सभी रिवर डेल्टा नहीं बनाएंगी। अब नर्मदा नदी के बारे में हम बात करेंगे। तो नर्मदा नदी की जो कुल लंबाई होती है, यहाँ पे शायद दे रखा है 1312, लिखना बेकार है यहाँ पे बुक के ऊपर, आप यहाँ पे देख लीजिएगा ये चार्ट पूरा, ठीक है। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक जो पहाड़ी है मध्य प्रदेश में, वहाँ से इसका ओरिजिन होता है। नर्मदा नदी की सहायक नदी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक्चुअली इसकी लेंथ बहुत बड़ी है, 1312 किलोमीटर है। जिस नदी की लंबाई बहुत ही अधिक होती है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका उद्गम मैकाल पर्वत के अमरकंटक चोटी से होता है। और नर्मदा नदी की जो प्रमुख सहायक नदियाँ होती है इसमें तवा होती है और दूधी होती है। बाकी और भी रिवर हैं लेकिन आपके लिए केवल तवा रिवर आपको ध्यान रखना है और दूधी रिवर आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट अगले हम बढ़ते हैं यहाँ पे ताप्ती नदी पर। तो ये मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान के पास में सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है। तो तापी या फिर ताप्ती नदी का जो ओरिजिन होता है वो हमेशा सतपुड़ा श्रेणी से होता है। और ये श्रेणी कहाँ पर है? ये बैतूल जिले के पास में स्थित है। और ये बैतूल जिला किस राज्य का है? तो ये आपका मध्य प्रदेश का है। साबरमती नदी, इसकी लंबाई कुल कितनी होती है? साबरमती नदी की दोस्तों कुल लंबाई होती है 371 किलोमीटर। शायद यहाँ पे दिया होगा साबरमती, आई थिंक नहीं दिया इस चार्ट में ना, हाँ नहीं दिया, चलो आप लिख लीजिएगा इसके साइड में। साबरमती नदी की दोस्तों कुल लंबाई होती है 371 किलोमीटर। और ये उदयपुर या फिर राजस्थान के मावाड़ या फिर मेवाड़ के पहाड़ियों से निकल करके यह खंबात की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। माही नदी की लंबाई कितनी होती है? माही नदी की कुल लंबाई होती है 585 किलोमीटर। आई थिंक ये भी पॉइंट दिया होगा यहाँ पर, चलो इसे चेक नहीं कर रहा मैं, ठीक है। माही नहीं दिया गया, कुछ चीज़ें से मिस कर रखी है, नहीं माही तो है शायद, नहीं है। चलो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बिल्कुल भी, ना अपना ना आपका।
दोस्तों ये मध्य प्रदेश में विंध्य की चोटियों से निकल करके खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। घग्गर नदी मोस्ट एमपी है, शिवालिक पहाड़ियों में शिमला के पास से निकलती है और ये विलीन होती है कहाँ पर, राजस्थान के अंदर। घग्गर नदी कौन सी, घग्गर नदी। घग्गर नदी की कुल लंबाई दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि इसकी कुल लंबाई होती है 1080 किलोमीटर, 1080 किलोमीटर। लिख लीजिए इस बुक के साइड में, इसको लगे हाथ तो आप लोग। बात करते हैं लूनी नदी के बारे में। मोस्ट टाइम पे है लूनी नदी। और दोस्तों लूनी रिवर जो है ये अरावली श्रेणी में एक नाग पहाड़ी होती है, वहाँ से इसका ओरिजिन होता है। और लूनी नदी की कुल लंबाई होती है 320 किलोमीटर, 320 किलोमीटर। एक मिनट। हाँ ठीक है, सॉरी। इसे भारत की लवण नदी के नाम से जाना जाता है। तो भारत की लवण नदी के नाम से किस नदी को पुकारा जाता है, या फिर ये उपनाम किस नदी का है, तो आप सीधे बोलोगे कौन सी रिवर, लूनी रिवर को। अब यहाँ पे ये चार्ट आप पॉज करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा और वीडियो के अंत में आप मुझे हर नदी की लंबाई का कमेंट करिएगा अलग अलग। जो याद करना है अभी करिए और कल पे कुछ चीज़ मत छोड़िए, ध्यान रखिएगा, क्योंकि कल हो ना हो। भी पॉजिटिव बट इतना पॉजिटिव नहीं कि आप पढ़ाई को भी आप लोग एक एक्सक्यूज़ बना दो, कल पढ़ेंगे परसों पढ़ेंगे। सबकी लंबाई आप मुझे लिख के भेजोगे। वीडियो के अंत में कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, जितने हमारे ओल्ड स्टूडेंट हैं, ओल्ड एस्पिरेंट हैं, और जो भी जितने भी स्टूडेंट हमारे ग्रुप में एक्टिव हैं, वो सब बच्चे इस वीडियो से आपने क्या सीखा, कितना आपको ऑलरेडी पहले से मालूम था हमारी लाइव क्लास के माध्यम से जब हम करते हैं रैपिड फायर रिवीजन। पूरा का पूरा ज्ञान इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप मुझे छलका देंगे, राइट। अब बात करते हैं भारत की प्रमुख झील। एक झील होती है आपकी विवर्तनिक झील। ये कश्मीर की जो वुलर झील है, तुलबुल परियोजना इसी पर स्थित है। तो कश्मीर की जो वुलर झील है ये विवर्तनिक झील का एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट पॉइंट है ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील। इसमें आपका महाराष्ट्र का ध्यान रखिएगा। महाराष्ट्र में एक झील है जिसका नाम है क्या, लोनार झील। तो एग्जाम में आपसे पूछता है कि ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील कौन सी है। ऑप्शंस आपको देता है चार, लोनार झील, डल झील, वुलर झील, कोलेरू झील, अष्टमुदी झील। इस टाइप का एग्जाम्पल देगा। तो आपको ध्यान रखना है कि लोनार झील सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ज्वालामुखी के द्वारा निर्मित झील का। लैगून या फिर अनूप झील। चिल्का झील उड़ीसा में है, पुलिकट झील तमिलनाडु में है, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है, अष्टमुदी झील केरल के अंदर स्थित है। कौन सी झील की क्या लोकेशंस है इसको अभी क्रॉस चेक करिए मैप में से। दोस्तों जब आप मैप में टैली करते हैं ना चीज़ों को, जब मैप को देखते हो पढ़ते हो तो आपको वो चीज़ें हमेशा लंबे समय तक रहती है याद। तो कष्ट तो करना पड़ेगा। और ये इतना बड़ा कष्ट नहीं है, आप स्टूडेंट हो, फॉर्म भर रखा है, आप तैयारी कर रहे हो और आप डर रहे हो मैप को उठाने से। इतना इंसाफ़ी है आपके साथ नहीं, उस मैप के साथ और आपके अपनों के साथ। आपके अपने आपसे सपना पाल के बैठे पड़े हैं कि मेरा बेटा पढ़ रहा है, लेकिन मेरा बेटा तरीके से नहीं पढ़ रहा है, ये उनको नहीं पता। थिंक अबाउट इट, तरीके से पढ़िए। बात करते हैं दोस्तों वायु द्वारा निर्मित झील कौन सी है। वायु के द्वारा राजस्थान की जो सांभर झील, डिडवाना झील, इसके अलावा पंचभद्रा या फिर लून कर नसर। ये अगर आप नहीं भी करोगे हाईलाइट तो भी चलेगा, जो मैंने करा रखा है हाईलाइट केवल उतना आप लोग पढ़ लीजिएगा। डिडवाना झील और सांभर झील। अन्य झीलों के अंतर्गत आपको ध्यान रखना है लोकटक झील कहाँ पर है, मणिपुर में। वेम्बनाथ झील कहाँ पर है, केरल में। राजसमंद झील कहाँ पर है, राजस्थान में। हुसैन सागर झील कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। अब बात करते हैं भारत के प्रमुख जलप्रपातों के बारे में। विश्व के जलप्रपात हमने जाने, उसकी कुल ऊंचाई कितनी है जलप्रपात की ये भी डिस्कस किया था, किस नदी पर बनी है ये भी डिस्कस किया था। अब बात करते हैं यहाँ पर क्या हम लोग, जलप्रपात। शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ पर स्थित है। दोस्तों ये आपका कावेरी नदी पर स्थित है। और किस स्थान पर स्थित है ये दोस्तों, शिव समुद्रम आपका कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक, ये ध्यान रखिएगा। और एक आपका है जोग जलप्रपात या फिर गरसोपा जलप्रपात। इसकी जो लंबाई दी गई है वो दी गई है, उसकी लंबाई नहीं, इसकी जो ऊंचाई दी गई है वो दी गई है 253 मीटर। बट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 260 मीटर इसमें ये लंबाई आपको दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है येना। येना जलप्रपात नर्मदा से संबंधित है और ये स्थित है आपका महाबलेश्वर के पास, या फिर आप कह सकते हो महाराष्ट्र के पास। एमएच लिख दीजिएगा, कहीं आप कन्फ्यूजन हो जाओ बाद में। जब रैपिड फायर रिवीजन करोगे ना इस बुक का एग्जाम से चंद दिन पहले, तो ये पॉइंट बुक के अगर साइड में लिखे होंगे कहने की हैंड टू हैंड, तो आपका रिवीजन करना काफ़ी आसान रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका है चोलिया। ये भी क्या है, जलप्रपात का नाम है और ये स्थित है आपका चंबल नदी पर।
राइट। नेक्स्ट आपका धुआंधार, सबको पता होगा, धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कपिल धारा, कहाँ बना है? ये बना है आपका नर्मदा नदी पर। नेक्स्ट आपका हुंड्रू है, ये बना है आपका स्वर्ण रेखा पर। और कहाँ पर है? झारखंड के अंदर। कहाँ पर है? झारखंड के अंदर। ये ध्यान रखिए आप लोग इस चीज़ को। अब थोड़े से पॉइंट देते हैं गगनचुंबी कावेरी रिवर पर। और भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है दोस्तों? ये आपका कुंची कला। कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में सबसे ऊंचा झरना। उज्जैन कहाँ पर बसा हुआ है? उज्जैन बसा हुआ है आपका शिप्रा नदी के किनारे। कहाँ पर? शिप्रा नदी के किनारे। दोस्तों इसी सीरीज में मैंने आपको डिस्कस किया था, जब हमने डिस्कस किया था कुछ शायद एशिया महाद्वीप के बारे में, है ना। तो एशिया महाद्वीप के अंतर्गत मैंने आपको नदियों के किनारे बसे भारत के प्रमुख शहरों के बारे में आपको बताया था। उसमें हमने डिस्कस किया था आपके साथ में हैदराबाद, अहमदाबाद, कटक, राइट, नर्मदा, सॉरी, कटक के अलावा आप मुझे भेजोगे जबलपुर, कोटा, कैलकाटा, लुधियाना, लखनऊ। उसके बाद मैंने डिस्कस किया था आपको क्या? नासिक के बारे में, सूरत के बारे में, विजयवाड़ा के बारे में। ये सभी शहर किस नदी के किनारे बसे हुए हैं? आप मुझे जल्दी से कमेंट करिए। पॉज करिए, स्पीड को स्लो कर लीजिएगा, हल्का सा इस वीडियो को बैक प्ले कर लीजिए, फिर स्पीड स्लो करिए, ध्यान से सुनते हुए कमेंट करिए। कमेंट अगर आप करना चाहो तो करिएगा, क्योंकि कमेंट करते जैसे आप टाइपिंग करोगे पर सब कॉन्शियस माइंड में ये चीज़ सेव हो जाएगी बहुत ही लंबे समय तक। रिवीजन जो करना अभी कर लो तुरंत। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, हैदराबाद, पॉज करिए, भेजिए आंसर। हैदराबाद आपका स्थित है मूसी नदी के किनारे। कटक महानदी, जबलपुर नर्मदा, कोटा चंबल, कानपुर गंगा, कलकत्ता हुगली, लखनऊ गोमती, लुधियाना सतलुज, नासिक गोदावरी, सूरत तापी, विजयवाड़ा कृष्णा। ये सभी पॉइंट आप चाहो तो अभी इस बुक के साइड में लिख लो। जिसको नहीं मालूम है वो, जिसको मालूम है वो बच्चे इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है एक्चुअली किस नदी को नेपाल में शालिग्राम एवं मैदानों की नारायणी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका गंडक नदी को। ये हाईलाइट नहीं करा हमने, बट ये एग्जाम के पॉइंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा आप चाहो तो ये सभी चीज़ें पढ़ सकते हो, एक बार वीडियो को पॉज करके, हाईलाइट करने की आवश्यकता नहीं है। और दोस्तों जल प्रवाह के आयतन को, जो जल प्रवाह हो रहा है इसका जो वॉल्यूम है पूरे जल का, इसके आयतन को किस में मापा जाता है? तो इसको हम मापते हैं क्यूसेक पर। क्या? क्यूसेक में। जैसे आप देखते हैं ना, कई बार बहुत हैवी रेन होती है तो आपके राज्य के जो पड़ोसी राज्य होते हैं वो क्या करते हैं? अपने बांध को खोल देते हैं। तो अपने यहाँ का जो जल का जो ऊंचाई होती है उसे कम करने के लिए दूसरे राज्यों में अपना पानी क्या कर देते हैं? फेंक देते हैं बांधों के माध्यम से। तो उसमें लिखा आता है कि इतना क्यूसेक पानी छोड़ा गया इस बांध से, है ना। ऐसे न्यूज़ आप बहुत पढ़ते होंगे। तो क्यूसेक क्या है? क्यूसेक एक्चुअली जल प्रवाह का एक आयतन होता है। तो जल प्रवाह के आयतन का माप होता है आपका क्यूसेक। नेक्स्ट पॉइंट है भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन सा होता है? तो ये होता है गंगा नदी। और गंगा नदी की लंबाई कुल कितने किलोमीटर होती है? अभी जस्ट हमने आपको बताया था। देखते हैं कितने बच्चों को याद है। रामगंगा की लंबाई कितनी है, यमुना की लंबाई कितनी है, वो भी आप मुझको बताइए। वही तो फिर वही हो गया ना कि आप आगे बढ़ रहे हो, पिछला आपको कुछ याद ही नहीं है। ये तो वही हो गया कि आप तेज घोड़े पर सवार तो हो लेकिन लगाम आपके हाथ में है ही नहीं। तेज घोड़े पर चढ़ना, ठीक है, चलना बड़ा मज़ा आता है तेज घोड़े पर, लेकिन धड़ाम से वो गिराएगा ना आपको तो हालत ख़राब हो जाएगी। तो समझने का प्रयास करिए मैं कहना क्या चाहता हूँ। दिन भर में आज मैंने 12 घंटे पढ़ाई करी यार, क्या बात है। अच्छा लगता है ये चीज़ जब हम फील करते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए बेटा तूने पढ़ा क्या, दिखा ये चैप्टर, चल सुना इसमें से कुछ पूछता हूँ क्वेश्चंस, आपका अपना कोई बोले, पेरेंट्स आपके बोले सिट्टी बिट्टी गुम, तो वो 12 घंटे अपने बर्बाद कर दिए। अर्थ ये निकला उस चीज़ का। कहते हैं कितना खाया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बॉडी ने कितना डाइजेस्ट किया ये इंपॉर्टेंट है, कितने घंटे पढ़ा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कितना घंटे आपने जो पढ़ा उसमें से कितना परसेंट समेट के रखा ये इंपॉर्टेंट है। समझदार के लिए सारा काफ़ी होगा, बाकी जो कोई कैरियर काउंसलिंग क्लास तो है नहीं। उड़ीसा का शोक क्या कहलाती है? तो किस नदी को हम उड़ीसा का शोक बोलते हैं? बोलते हैं ब्राह्मणी नदी को। गोदावरी का विस्तार किन राज्यों में होता है? तो ये होता है महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, नहीं पसंद आया तो आप वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डिसलाइक करने वाले जितने भी स्टूडेंट होंगे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब मत करिएगा, अपना टाइम खर्च मत करिए। आप जिस फॉर्मेट में पढ़ रहे हो उसी फॉर्मेट में पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं हमको। और दोस्तों जो बच्चे तरीके से पढ़ना चाहते हैं वो इस बुक को जरूर बाय कर लो। प्लेलिस्ट बना रखी है इसकी, उसको फॉलो कर लीजिएगा तरीके से। एक एक वीडियो को देखिए, हाईलाइट करिए। कब ये वीडियो आपका प्राइवेट हो जाए, कब मैं इसको रिमूव कर दूँ, मुझे खुद नहीं पता।
ये ध्यान रखिएगा आप लोग, जल्द से जल्द इसको कवर करिए इस बुक को, बस कहने का अर्थ मेरा ये है। बाय बाय एंड टेक केयर।